तो क्या जल्द गिर जाएगी देवेंद्र फडणवीस की सरकार? क्या देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा इस्तीफा? क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बिगाड़ेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल? महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जिस तरीके से शपथ ग्रहण के बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार विभागों के लिए लड़ रही हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की और सरकार बनाने की तैयारी में थी, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मंत्रालयों और सीएम पद को लेकर लड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह की जो समाप्ति है वो हो चुकी है, लेकिन इसी बीच अब मंत्रालयों का बंटवारा होना है और ऐसे में जिस तरीके से गृह विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग के लिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही गुट आपस में लड़ते हुए नजर आ रही हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब मुश्किलों में फंस सकती है। एक बार पहले भी देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था, जब कहीं ना कहीं तख्ता पलट हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर इस वक्त हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद भी लगातार संघर्ष कर रही है, शपथ ग्रहण की समाप्ति हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं गृह विभाग को लेकर अजीत पवार की जो गुट है, एनसीपी गुट है, वो दावा ठोक रही है। इधर एकनाथ शिंदे जो गुट है वो भी कहीं ना कहीं तैयार है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी 2 सप्ताह लगभग चुनाव के नतीजे आए हुए हो गए, लेकिन अभी तक बीजेपी अपना, या यूं कहा जाए मायावती जो है, वो अपना मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है। शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, लेकिन वो भी सिर्फ 3 लोगों का, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री और एक और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। यानी कि कैबिनेट का भी दूर दूर तक कोई पता नहीं है किसकी तरफ से कितने मुख्यमंत्री होंगे, किसी तरफ से कितने मंत्रालय आवंटित होंगे, कौन कौन होंगे नाम शामिल, इसमें कौन नाम शामिल नहीं होंगे। इसको लेकर लगातार माथापच्ची का दौर जारी है और ऐसे में जो सवाल सबसे बड़ा उठकर सामने आता है कि भाई चलिए, उप मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को मना तो लिया, लेकिन ये रूठने मनाने का जो सिलसिला है, क्या ये जब मंत्रिमंडल का गठन होगा उस समय भी बदस्तूर नजर आएगा? क्योंकि अभी से ही लगातार खींचतान का दौर ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप देखिए, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि भाई कम से कम गृह मंत्रालय तो हमें मिलना चाहिए। वहीं अजीत पवार गुट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय हमें दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो कह सकते हैं कयास से अटकलें हैं, वो लगातार जो निकल के सामने आ रही हैं। लगातार उनके ऊपर जो है चर्चाएं और बहस होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बिल्कुल जिस तरह से 2020 में भी देखा कि हपड़ धपड़ में मुख्यमंत्री बन जाते हैं और कह सकते हैं कि तमाम तरह से जोड़ तोड़ करके देवेंद्र फडणवीस जो है तुरंत मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लेते हैं, लेकिन 8-9 दिन के बाद उनको अपना मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ता है और ऊपर से जग हंसाई होती है अलग। यानी कि सत्ता में आने का जो उतावलापन बीजेपी के अंदर है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। चाहे बिहार में देखें आप कि आरजेडी जेडीयू गठबंधन तोड़वाकर अपने आप को शामिल कर लेते हैं। आप देखिए, हरियाणा में जो दुष्यंत चौटाला लगातार बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे थे, उनको साथ में शामिल कर लेते हैं। आप जो है महाराष्ट्र में देखिए, एकनाथ शिंदे को अलग तुड़वाकर अलग पार्टी बनवा देते हैं और उनको अपने साथ मिलाकर उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो बीजेपी का पुराना ये ढर्रा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से तीनों दल, खासकर 2 जो बड़े दल हैं, कह सकते हैं महायुति में अजीत पवार गुट और शिंदे गुट, ये लगातार अब बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भाई बड़े मंत्रालय और जो कह सकते हैं मलाईदार मंत्रालय हैं वो हमें मिलने चाहिए, वो हम तक पहुँचने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक बार यहाँ पर बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। खेल में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई पड़ सकते हैं और यहाँ जो एमवीए गठबंधन, या यूँ कहा जाए कि जो महाविकास गठबंधन अभी फिलहाल इस पूरे के पूरे सिस्टम से बाहर दिखाई देता है कि चलिए हम सरकार नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो भी इसमें आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि अगर शिंदे पूरा गुट जाकर उद्धव ठाकरे से मिल जाता है, अजीत पवार जो शरद पवार से मिल जाते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि एक बड़ा कुनबा यहाँ बनता हुआ नजर आ सकता है और जो सरकार है वो यहाँ पर एमबीए गठबंधन की कह सकते हैं निकलकर सामने आ सकती है। तो चुनौतियाँ बीजेपी के सामने कम नहीं है और बीजेपी को भी लगातार ये बात दिख रही है कि अगर ज़्यादा उन्होंने दबाव अपने सहयोगी दलों के ऊपर बनाया तो उनकी सरकार के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। क्योंकि जो कह सकते हैं कि एमबीए गठबंधन है, महाअघाड़ी गठबंधन है, वो लगातार इस फिराक में बैठा है कि ज़रा सा भी उनको कोई मौका मिले और वो सरकार में या सत्ता में आते हुए अपने आप को लेकर आते हुए नजर आए।
सर, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों पर जीत हासिल करती है, 5 निर्दलीयों का समर्थन मिलता है और फिर कहीं ना कहीं 137 पर यह आंकड़ा पहुंच जाता है। सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं 8 सीटों की जरूरत पड़ती है और अजीत पवार का समर्थन प्राप्त भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा नहीं करती है, क्योंकि अभी अगले साल जो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने, और ऐसे में एकनाथ शिंदे का साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अजीत पवार जिस तरीके से आए फिर गए फिर आए, तो उनके इतिहास को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि तमाम जो दोनों सहयोगी हैं इनको जोड़कर रखना। देखिए, बिल्कुल चुनौती बड़ी है और छोटी चुनौती नहीं है, क्योंकि देखिए 2-2.5 साल की सरकार चलाना और पूरे 5 साल सरकार चलाना, दोनों में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। आप देखिए, उस समय जब कह सकते हैं शिंदे गुट टूट कर बीजेपी के साथ मिला था तो एक इमोशन था कि भाई हम अलग पार्टी बना लिए, हमने सिंबल भी हासिल कर लिया, हम मुख्यमंत्री भी बन गए और तमाम चीज़ें कहने को उनके पक्ष में दिखाई पड़ती थी। बीजेपी भी उनके आगे पीछे घूमती हुई नजर आती थी। देवेंद्र फडणवीस भी उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए, लेकिन अब माहौल दूसरा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 साल सरकार चलाना और विचारधाराओं की लड़ाई भी लगातार देखने को मिल रही है। अजीत गुट की बात करें तो लगातार अभी से जिस तरह से उनका विचारधारा है, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा है, वहीं बीजेपी की विचारधारा देखिए यहाँ पर लगातार बटेंगे तो कटेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जिसको लेकर अजीत पवार लगातार नाखुश दिखाई दिए हैं। और देवेंद्र फडणवीस के साथ में तो वैसे भी उनकी नोकझोंक कह सकते हैं चुनाव के दौरान में चलती रही है। आप देखिए, जब बटेंगे कटेंगे को देवेंद्र फडणवीस का सपोर्ट मिला तो तुरंत उसके खिलाफ जो है अजीत पवार उतर जाते हैं कि भाई ऐसे बयानों की महाराष्ट्र में कोई ज़रूरत नहीं है। शरद पवार को लेकर बयानबाजी होती है तब भी तुरंत कह सकते हैं अजीत पवार सामने आ जाते हैं कि मेरे चाचा कोई अपमान नहीं करेगा। इसके अलावा आप देखिए नवाब मलिक को लेकर पूरे का पूरा माहौल बनता हुआ नजर आया, जिसमें बीजेपी लगातार नाखुश दिखाई दी, खासकर देवेंद्र फडणवीस तो बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई दी। लेकिन अजीत पवार ने कहा कि अगर मैंने फैसला किया है तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जब आपस में जो तकरार है वो यहाँ पर कह सकते हैं अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस में देखने को मिलती रही है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर अगर हम जो है बीजेपी की ही बात करें तो बीजेपी अपने आप को इन दोनों को कह सकते हैं दबाने के चक्कर में, इन दोनों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के चक्कर में अपने आप को ज़्यादा सीटों पर चुनाव में लेके गए और उसका फ़ायदा बीजेपी को ये हुआ कि 130-32 सीटें उनके काबू में आ गई, कब्जे में आ गई और इसी आधार पर लगातार वो अपना दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जिसको देखकर अब शिंदे को भी समझ में आ रहा होगा, अजीत पवार को भी समझ में आ रहा होगा कि बीजेपी ने जिस तरह से हमें सिर्फ मोहरा बनाया, जिस तरह से हमारे नामों को लेकर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है चुनाव लड़ा, उससे हमारा फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी यहाँ पर अपना फायदा बनाती हुई नजर आई क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, उनको उप मुख्यमंत्री बनने को मजबूर होना पड़ा है। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त उठापटक का दौर जारी है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद भी सरकार बनाने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आई, जहां एक तरफ बीजेपी चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री बने, तो वहीं देखा जाए तो एकनाथ शिंदे पीछे हटने को तैयार नहीं थे और एकनाथ शिंदे का विरोध भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कहीं ना कहीं अजीत पवार भी करते हुए नजर आ रहे थे कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा फिर हम भी इसका विरोध करेंगे और फिर हम भी दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मुख्यमंत्री के चुनाव में बाजी मार ली है, लेकिन क्या मंत्रालय बंटवारे में जो विभागों का बंटवारा है उसमें कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आएगी? और क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में फंस जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन अभी बीएमसी के चुनाव बाकी हैं और ऐसे में खेल अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।